किसी महापुरुष ने कहा है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। मेरे ख्याल से अगर आप काबिल हैं तो ही कामयाब हो पाएंगे। इस तरह की इमारत जो है वो मैंने सिर्फ करण जौहर की मूवीज में देखी थी। आपने कैसे सोचा इतनी बड़ी इमारत बनाने का? अगर आप चाहते हैं कि बच्चा हर स्पोर्ट्स खेले या हर चीज़ में भाग ले तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको राइट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। 100 एकड़ की जमीन में क्या अलग अलग सेक्टर्स हैं जिन पे आपने फोकस किया है? उसमें हम लोगों ने हर बच्चे को अलग अलग सुविधा दे रखी है, उनकी अपनी लैब्स है, उनकी अपनी फैसिलिटीज़ है, उनका अपना। हमारे देश में बच्चों को फोर्स किया जाता है सिर्फ नंबर लाने के लिए, लेकिन बाहर के देशों में उनको नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है। अमेरिका में बच्चे एंट्रेंस कैसे लेते हैं, वो पहले आपका एकेडमिक्स देखते हैं। अगर आप स्कूल में अच्छा कर रहे हैं तो उनको समझ में आता है अच्छा है बच्चा है, 4 काबिल साल से है। काबिल है। देखिए, भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। देयर आर मोर अदर ब्रांड्स ऑल्सो। आपने मोइरा सरिया पे ही क्यों भरोसा किया? मोयरा सरिया का जो एक टैग है मुझे बहुत पसंद है कि हर नींव की धड़कन मोयरा सरिया है। तो आई थिंक दैट इज़ अ राइट कोलैबोरेशन दैट वी हैव हैड विद मोयरा सरिया। हाय गाइस, वेलकम टू आवर शो द शीतल पॉडकास्ट पावर्ड बाय मोइरा सरिया। और आज के इस एपिसोड के स्पेशल गेस्ट हैं द डायरेक्टर ऑफ द निरंजना स्कूल, द एमरल्ड हाइट इंटरनेशनल स्कूल एंड द एमरल्ड हाइट्स वर्ल्ड स्कूल। सो हियर वी हैव मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा सिद्धार्थ, किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। आपके क्या विचार है? आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आप काबिल हैं तो ही कामयाब हो पाएंगे। आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड दैट आई डोंट बिलीव दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क एंड विदाउट टैलेंट। सो काफ़ी टाइम हम सोचते हैं अरे ये आदमी सक्सेसफुल क्यों है या ये ऐसा क्यों है। In my life, whoever I have met, any successful person, I always think they have a special quality and they are very talented, and that's why they are successful. I have Exactly. not come across anyone who is otherwise successful. So there's an exciting journey of the Emerald Heights School. So let's start with that only. I think a little bit about the journey of Emerald Heights. Emerald Heights was started by my mother before she was married as a nursery school and 2 rooms and 12 students, rented rooms in fact. And then after she got married, both my parents, my father and my mother, they dedicated their lives into building the school, that is Emerald Heights International School. And today we have 3 schools with this Emerald Heights World School launching now. The Emerald Heights International School has almost 4,000 students and 3,400 day scholars, and rest are boarding students coming from all over India. And the Niranjana School, which is an initiative by Emerald Heights, has 500 girls studying. It's a girls' school, and they're coming from all different backgrounds. And the ultimate mission is to give opportunity to different strata of the society. And why girl education? A lot of people ask me why not a co-ed school, why girls' school? I always tell them that educate a girl and you uplift a family. Exactly. So the contribution of girl education in our society is very immense, and that's why we wanted to support girl education, and that's why the Niranjana School. Emerald Heights World School is an initiative again to provide the best education, best holistic education that we can to the students of Indore, and that's why this campus now. तो सिद्धार्थ, अब तक इस तरह की इमारत जो है वो मैंने सिर्फ करण जौहर की मूवीज में देखी थी। अभी तक मैं सोचती थी ऐसा स्कूल भी होता है, ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं, लेकिन आपके बच्चे तो वो देख रहे हैं। आपने कैसे सोचा इतनी बड़ी इमारत बनाने का? आई थिंक हमारा शुरू से यही विजन था कि ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हो एंड इतनी स्पेस, बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि बच्चा हर स्पोर्ट्स खेले या हर चीज़ में भाग ले तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको राइट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। बिल्डिंग्स का हमको विक्टोरियन आर्किटेक्चर या एंशंट आर्किटेक्चर का थोड़ा सा शौक है, इसलिए हमारी सारी बिल्डिंग्स दे रिजेंबल एटलीस्ट आई वुड से 200 ईयर ओल्ड बिल्डिंग्स। तो ये शौक आया कहाँ से? I think that's just a liking that we developed. I think it comes again from my parents because जब हम उनका पहले विजन था कि not to make a modern building आज से 30 साल पहले and go for a very Victorian kind of an architecture and old जो ancient architecture आप बोल सकते हैं, and इसीलिए इस कैंपस को भी हमने ऐसे ही बनाया है जो it looks like a building which was built much earlier, बहुत पहले बनी हुई बिल्डिंग दिखती है। और आज वेरी फ्रैंकली इमारतें बनाना बहुत मुश्किल भी है। राइट। आपको जो आर्टिजन्स इन इमारतों को बनाने के लिए लगते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल इसलिए नहीं बनाते बिकॉज दे कॉस्ट मोर। बट क्या होता है कि स्कूल्स 10 साल 15 साल 100 साल के लिए बनते हैं,
दे आर बिल्ड फॉर जनरेशन, इसलिए वॉट एवर बेस्ट वी कैन डू वी हैव टू डू दैट आने वाली जनरेशन्स के इसके लिए। लिए ग्रेट। जिस तरह से मैंने आर्किटेक्ट की बात की, तो आपके आर्किटेक्ट को लेकर क्या विजन है? आपको आसानी से मिल गए थे ऐसे आर्किटेक्ट आपके विजन को उस तरह से निभाने वाले? तो पिछले आई थिंक 30 साल से हमारे आर्किटेक्ट सेम ही हैं, ओके। तो उनको भी पता है कि हम थोड़े से पागल हैं और अलग अलग बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं। तो आई थिंक इसलिए इतनी तकलीफ नहीं हुई, बिकॉज सेन गुप्ता साहब जिनने, ही इज़ नो मोर नाउ, बट जिनने ये बिल्डिंग दोनों हमारे सारे स्कूल डिज़ाइन करे हैं, उनको पता था कि इन लोगों को यही चीज़ पसंद आएगी ग्रेट। और मॉडर्न बिल्डिंग इनको पसंद नहीं आएगी। अच्छा, आपने एक बात कही कि इतनी जगह में बना है, तो आपको बता दूं इनके जो स्कूल बने हैं वो 100 एकड़ में बने हैं, तो इतना बड़ा स्कूल बनाने की क्या जरूरत थी? हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, इसका मतलब कि बच्चे को हर प्रकार की सुविधा दी जाए स्कूल के अंदर, कि उस बच्चे को अगर स्पोर्ट्स में अच्छा करना है तो स्पोर्ट्स अच्छा कर सकते हैं, उनको को करिकुलर एजुकेशन में कुछ करना है, आर्टिस्ट बनना है, डांस करना है, म्यूज़िक करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स हैं, एकेडमिक्स में कुछ करना है, रोबोटिक्स लैब करना है, डिज़ाइन थिंकिंग करना है, या एमयूएन करना है, क्विजिंग करना है। तो ये सब फैसिलिटीज़ जब भी पॉसिबल है जब आपके पास जगह हो। बट मैं समझ रहा हूँ आजकल कि इंदौर शहर जिस तरह से बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता अब ऐसे स्कूल्स बनाना पॉसिबल है। बट जो बन गया वो बन गया। एंड इतनी स्पेस, बहुत लोग हमें बोलते हैं कि आप लोग पागल हैं कि इतनी बड़ी जगह में स्कूल चला रहे हैं, इससे तो आप मॉल बनाइए, होटल बनाइए, कॉलोनी बनाइए। बट हमारा विजन हमेशा रहा है कि बच्चे जब अच्छा करते हैं उसी में खुशी है। एग्जैक्टली। तो जब हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, बच्चे नेशनल खेलते हैं या कुछ आगे लाइफ में अच्छा करते हैं, सो दैट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन कैन नॉट कम अदरवाइज। कैन आई आस्क अबाउट द सेक्टर्स? इस 100 एकड़ की जमीन में क्या अलग अलग सेक्टर्स हैं जिन पे आपने फोकस किया है? सो आई थिंक वी हैव, हमारे 4 ब्लॉक्स हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल एंड सेकेंडरी एंड सीनियर। एंड उसमें हम लोगों ने हर चीज़, हर बच्चे को अलग अलग सुविधा दे रखी है, उनकी अपनी लैब्स है, उनकी अपनी फैसिलिटीज़ है, उनका अपना ऐसा है। एंड प्लस हमारे पास 750 बोर्डिंग स्टूडेंट्स हैं जो पूरे इंडिया से पढ़ते हैं, तो उनके बोर्डिंग हाउसेज हैं बच्चों के, स्टाफ के रहने की जगह है। एंड वी हैव एवरीथिंग, वी हैव एथलेटिक्स, ओलंपिक साइज रनिंग ट्रैक, वेलोड्रम है, 6 टेनिस कोर्ट्स हैं, 9 बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, 2 क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, 4 फुटबॉल ग्राउंड्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी हैवी आप बोल सकते हैं कि स्कूल में फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसलिए जो इंडिया के टॉप टूर्नामेंट्स हैं उनको भी हम ही लोग होस्ट करते हैं काफ़ी टाइम। इतने बच्चों को और इतने जगह को संभालने के लिए इतने टीचर्स की भी जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। तो हर सेक्टर के लिए कितने टीचर्स होंगे लगभग? मोर देन ऑलमोस्ट 300 टीचर्स हमारे पास है, एंड मोर देन 700 का स्टाफ है टू ओके, मैनेज एवरीथिंग। मतलब 1000 लोगों का तो स्टाफ ही है हमारे पास। ऑलमोस्ट हर सबको अगर मिलाते हैं हम तो अराउंड 1000 लोगों का स्टाफ है, इंक्लूडिंग हाउस कीपिंग, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, प्यून्स, एवरीथिंग, एंड स्पोर्ट्स टीचर्स एंड एकेडमिक टीचर्स, लैब टीचर्स, एंड एडमिन डिपार्टमेंट, वार्डन्स, सबको मिलाते तो ऑलमोस्ट 1000 का स्टाफ है। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज अगर देखा जाए तो ज़्यादा फोकस स्पोर्ट्स पे होना चाहिए, अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ में होना चाहिए? नहीं, आई थिंक ये एक गलत फहमी काफ़ी पेरेंट्स को हो जाता है कि जैसे उनका बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, तो काफ़ी समय में देखता हूँ आके मुझसे बोलते हैं कि सर अब हम स्पोर्ट्स पे फोकस करेंगे बिकॉज स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है। एंड आई ऑलवेज डिस्करेज दैम। आई ऑलवेज थिंक दैट स्कूल, जब तक बच्चा स्कूल में है, बच्चे को एक बैलेंस्ड वे में अपनी पढ़ाई, स्पोर्ट्स, को करिकुलर सब बैलेंस करना चाहिए। ना तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो हर चीज़ बंद कर दीजिए, सिर्फ पढ़ाई करिए। एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक दैट्स ऑल्सो राइट, बिकॉज रेजिलेंस बिल्ड नहीं होता है, बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं होती है। सिमिलरली अगर बच्चा सिर्फ स्पोर्ट्स खेल रहा है तो बच्चे का एक विजन, लॉस ऑफ विजन आ जाता है। एंड स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि आप, यू कैन बी इंडिया नंबर 1 टिल यू आर 18। आप जैसे 19 के होंगे तो आप जब तक विराट कोहली को नहीं हराएंगे तो इंडियन टीम में नहीं आ पाएंगे। एग्जैक्टली। या जोकोविच को आप नहीं हराएंगे तो आप टेनिस में कुछ नहीं बन पाएंगे, या कार्लोस को नहीं हराएंगे। तो क्या होता है कि समटाइम्स पेरेंट्स एंड द चाइल्ड दे डोंट रियलाइज दैट कि स्पोर्ट्स में कंपटीशन बहुत है, एंड अ सिंपल इंजरी अगर आपको हो जाती है तो यू विल बी आउट फॉर अ ईयर, देन व्हाट। सो पढ़ाई, स्कूल में पढ़ाई, को करिकुलर एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन का सही बैलेंस होना चाहिए हर जगह। हमारे स्कूल में अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स और पढ़ाई के अलावा हम बहुत सारी अलग चीज़ें भी सिखाते हैं, जो मैंने अभी एक वीडियो में देखी थी, डाइनिंग एटिकेट्स। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं? सो क्या होता है कि
जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन के मेरे हिसाब से हमेशा 3 भाग होते हैं, एक तो एकेडमिक्स हो गया। एकेडमिक्स मेरे ख्याल से हर स्कूल, ऐसा कोई स्कूल शायद पूरी दुनिया में नहीं है जहाँ एकेडमिक्स नहीं हो रहा हो। एग्जैक्टली। तो उसके बारे में आई थिंक एवरीवन इज डूइंग इट। कोई ऐसा नहीं है कि हम अलग कर रहे हैं, वो अलग कर रहे हैं, सब एक लेवल पे सब अच्छा कर रहे हैं। स्पोर्ट्स एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज स्पोर्ट्स की वजह से बच्चों में रेजिलियंस बिल्ड होता है एंड बच्चा एक कंपेरेटिव स्पिरिट सीखता है, बच्चा फिजिकली और मेंटली टफ होता है, जो कि आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग दैट हर बच्चा सोशल मीडिया पे है एंड देयर आइडिया ऑफ सेल्फ प्राइड कम्स फ्रॉम लाइक्स। तो इसलिए एक स्पोर्ट्स उसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कम्स को करिकुलर, आप बोल सकते हो को करिकुलर बोल सकते हैं, यहाँ मैं बोलूँगा पैशन प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं या हॉबीज बोल सकते हैं। तो हमारे पास हम सब चीज़ें कराते हैं, रोबोटिक्स, डिबेटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स, नेचर क्लब, सोशल सर्विस क्लब। तो ऐसे करके हमारे पास 16 क्लब है, क्विजिंग क्लब। तो 16 आफ्टर स्कूल क्लब्स हैं जो हम चलाते हैं एंड आई थिंक किड्स रियली टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड डू लॉट ऑफ देयर वर्क देयर। तो हमारा मोटिव यही है कि हर बच्चे को, ऐसे कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको लगना चाहिए यार मेरा ये इंटरेस्ट है और स्कूल ने मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं दिया। ये कोई बच्चा नहीं कह पाए, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई बच्चा मेरे पास आइडिया लेके भी आता है कि सर मुझे ये क्लब स्टार्ट करना है, तो आई ऑलवेज गिव देम टाइम। भले वो कभी कभी आइडिया अच्छा नहीं होता है बट द चाइल्ड हैज टू बी हर्ड एग्जैक्टली। and then we explain them ki why this idea is not good and it's a very niche that they are talking, something very niche that they're talking about, but otherwise the idea is that child should be able to explore their passion inside the school. What should be the ratio of studies and this other curriculum activities? So I this might be controversial to say but I think that there is nothing called a weak child. Exactly. मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा वीक नहीं होता है। हाँ, बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा होता है बिकॉज कहीं ना कहीं घर पे डिसिप्लिन प्रॉब्लम होती है Of course. कि पेरेंट्स टेक इट टू लाइटली। और बिकॉज आई ऑलवेज से दिस कि स्कूल तो हर बच्चे के लिए सेम है, वी आर कॉमन। अगर हमारा एक बच्चा 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप लेके हार्वर्ड जा रहा है तो स्कूल में वो भी पढ़ रहा था और एक बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है पास होने के लिए, डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस घर पे है। सो अनलेस द चाइल्ड हैज सम काइंड ऑफ मेडिकल इशू, मे बी दे आर अ स्लो लर्नर और मे बी दे हैव अ लर्निंग डिफिकल्टी, बाकी अगर बच्चा है तो बच्चा, एवरी चाइल्ड इज अबव एवरेज। आई एम नॉट सेइंग हर बच्चा 95 98 स्कोर करेगा बट एवरी चाइल्ड इज अबव एवरेज। वो बच्चा परफॉर्म इसलिए नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको घर पे डिसिप्लिन नहीं दिया गया है, घर पे कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है एंड घर पे कोई वॉच नहीं है। एंड इन टुडेज डे एंड एज आपने अगर एक 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को स्मार्टफोन दे दिया है और आप फ्री है बच्चा यूज़ करने के लिए, तो वो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। एंड समवेयर पेरेंट्स हैव टू रियली इंट्रोस्पेक्ट एज टू क्या चाह रहे हैं वो बच्चे के साथ और स्कूल के साथ। कि आई फील दैट बिकॉज जहाँ हम बैठते हैं वहाँ आई सी लॉट ऑफ सक्सेसेस एंड वहीं हम काफ़ी फेलियर्स भी देखते हैं। Exactly. एंड डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल चाइल्ड एंड अ चाइल्ड हु इज नॉट एबल टू डू जस्टिस टू देयर एजुकेशन इज द पेरेंट। हाँ, तो आई थिंक दैट parents have to be firm, they have to be strict, they have to give a structure to the child and motivate the child. Moral values देना, बच्चे को डिसिप्लिन देना, ये सब पेरेंट्स का काम है। तो सिद्धार्थ, आपने जो आपकी पढ़ाई वो देश में भी की है और विदेश में भी की है, तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा भी था कि जो हमारे देश में पढ़ाई की जाती है, बच्चों को फोर्स किया जाता है सिर्फ नंबर लाने के लिए, लेकिन बाहर के देशों में, विदेशों में उनको नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है। उनमें आई थिंक बच्चों की गलती नहीं है ना स्कूल्स की गलती है, हमारे एंट्रेंसेस ही ऐसे हैं। आज अगर मैं तो ये बोलूँगा कि हमारे एंट्रेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आज बच्चे को आईआईटी में आईआईटी में जाना है तो हम सुनते ही हैं काफ़ी बच्चे डमी स्कूल ज्वाइन करते हैं आज। पर मैं सोचता हूँ सिस्टम बनाया किसने कि बच्चा डमी स्कूल लेके और पूरे दिन कोचिंग में बैठ के पढ़ाई करता है और एंट्रेंस जाता है। वहीं एक बच्चा स्कूल में जो नेशनल प्लेयर है, पढ़ने में भी अच्छा है, को करिकुलर एक्टिविटीज भी कर रहा है, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। Exactly. तो क्या होता है, ये हमारा कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। अमेरिका में बच्चे एंट्रेंस कैसे लेते हैं, वो पहले आपका एकेडमिक्स देखते हैं। अगर आप स्कूल में अच्छा कर रहे हैं, 1 साल का एकेडमिक्स नहीं देखते, 4 साल का एकेडमिक्स देखते हैं, 9 10th 11 12, तो उनको समझ में आता है अच्छा है बच्चा 4 साल से काबिल है। फिर होता है, फिर वो देखते हैं बच्चा और क्या कर रहा है, बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है कि नहीं खेलता है, बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज में करता है कि नहीं करता है। फिर उनकी एक एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप कंपैरेटिव एग्जाम होती है विच इज सैट,
उस पे इंग्लिश और मैथ्स टेस्ट करते हैं बिकॉज दे वांट टू सी द लॉजिकल रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड। एंड एक बच्चा चाइना का है, एक बच्चा फिनलैंड का, एक बच्चा इंडिया का है, तो उनको एक बच्चे जज करने में ईजी रहता है कि अच्छा ये बच्चा किस लेवल पे है। फिर वो बच्चे का इंटरव्यू कंडक्ट होता है, तो बच्चे बच्चे के बारे में जानते हैं, बच्चे से बात करते हैं, फिर उसका एडमिशन डिसाइड होता है। हमारे यहाँ ना तो बच्चे से मिला जाता है, ना बच्चे का स्कूल का परसेंटेज देखा जाता है, ना बच्चे से पूछा जाता है कि आप हो कौन, आप क्या करते हो। सिर्फ एक कंपेटिटिव एग्जाम जो एक दिन बच्चा वो देता है एग्जाम, उसके बेसिस पे उस बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। वो गलत है। तो आई थिंक दैट इज द रॉन्ग वे टू जज अ चाइल्ड। एंड हम जो हमारे कहीं ना कहीं देख रहे हैं, यू नो, चेंजेस इन एजुकेशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया काफ़ी अच्छा कर रही हैं, एंड हु आर सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन जो मैंने क्राइटेरिया बताया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज विच इज़ नीट, IIT एंड अदर कॉलेजेस नीड टू रिफ्लेक्ट दैट। जैसे IIM, मैं बोलूँगा IIM IPM का जो एंट्रेंस होता है वो सही होता है, क्योंकि वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करते हैं, बच्चे से मिलते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि बच्चे को एडमिशन देना है कि नहीं देना है। तो आई थिंक मे बी अदर्स शुड ऑल्सो शिफ्ट टू दिस, एंड समवेयर स्कूल परसेंटेज शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर एंट्रेंस। बिल्कुल स्कूल को हटा दिया आपने तो फिर बच्चा स्कूल में पढ़ेगा क्यों? सही है। और बच्चा जब स्कूल से बाहर होता है और एक हमारा सिस्टम ही बच्चे को स्कूल से फोर्स आउट करके कोचिंग सेंटर भेज रहा है, और फिर हम बात करते हैं कि बच्चे कोचिंग क्यों ले रहे हैं। सिस्टम तो हमने क्रिएट करा है। राइट। एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो भारत में आपको ऐसी कौन सी चीजें अच्छी लगी है जो बाहर नहीं है? आई थिंक हमारा जो व्यू ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अच्छा है। हमारा जो करिकुलम है CBSE का या दूसरे जो बोर्ड्स ICSE बोर्ड है, इंडिया के जो दो बड़े बोर्ड्स हैं, उनका करिकुलम काफ़ी रिगरस है। एंड बहुत सारे लोग उनको वो कभी कभी मैं देखता हूँ बाहर बात करते कि इंडिया करिकुलम ऐसा है ऐसा है। आई थिंक इंडिया करिकुलम इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंपेरेटिव करिकुलम्स इन द वर्ल्ड, बेटर देन सम ऑफ द इंटरनेशनल करिकुलम्स। एंड हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे स्कूल के कितने बच्चे हैं जो आज फुल स्कॉलरशिप पे आर हैव गॉन टू आईवी लीग यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड में टॉप 10 है। अभी इसी साल 4 दिन पहले हमारी एक बच्ची को 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है येल यूनिवर्सिटी से, विच इज़ रैंक्ड अमंग द टॉप 5 इन द वर्ल्ड। दो और बच्चे जिनको इसी साल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। तो आज वो एक इंदौर के CBSE के बच्चे को इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज क्यों सेलेक्ट कर रही हैं? अपार्ट फ्रॉम academics they are looking at their Other holistic sectors. education that the children have done। और ये बच्चे तीनों ऐसे हैं जो शायद 15 साल स्कूल में पढ़े हैं, फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12th। ओके। तो दे आर द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट हु वी आर। एंड आई एम हैप्पी दैट ये यूनिवर्सिटीज़ वो अप्रिशिएट कर रही हैं। तो ये पॉसिबल है बिकॉज इंडियन करिकुलम बहुत बहुत competitive है एंड बहुत रिगरस है। इसलिए हमारे बच्चे बाहर जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं बिकॉज दे हैव बिन थ्रू दैट रिगरस करिकुलम। What are your views on the national education policy? National education policy I think is a very good step because almost 30-40 years तक हमारे as such उसके बाद पॉलिसी आई नहीं है। NEP की जो पॉलिसी है that is basically now concentrating on what I would say catch up हो रहा है। प्रोग्रेसिव स्कूल जो इंडिया में है वो ऑलरेडी उस सिस्टम पे चल रहे थे। दैट मीन्स हमारे बच्चे ऑलरेडी इंटर्नशिप्स कर रहे थे, को करिकुलर एजुकेशन वाज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ इट, स्पोर्ट्स एजुकेशन वाज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ इट। बट NEP अफेक्ट किसको करेगा? हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को। ऑल्सो हमको रियलाइज करना है कि मेजोरिटी ऑफ इंडिया प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ता है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में भी देयर इज अ लार्ज डिफरेंस। मीन देयर इज अ प्राइवेट स्कूल जो 1 एकड़ पे बना हुआ है, देयर इज अ प्राइवेट स्कूल जो 100 एकड़ पे बना हुआ है। तो उस NEP क्या करता है? गेट्स एटलीस्ट मिनिमम लेवल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग एंश्योर करता है। सो इट इज नॉट, आई वोंट से इट्स अ मैक्सिमम लेवल कि आप ये करो ऐसा करो, नहीं। एटलीस्ट हर बच्चे को बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए, हर बच्चे को बेसिक लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एंड एक ऑल राउंड एजुकेशन मिलना चाहिए। आई थिंक NEP इन टाइम, बिकॉज it will take some time for the country to catch up, but in time will benefit our kids because it's a forward looking policy and बहुत ज़रूरत थी ऐसी पॉलिसी की इंडिया में। and I have to congratulate the government to कि इस तरह का डॉक्यूमेंट बना है और उससे उसका जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना है जिसको ज़्यादा लोग जानते नहीं है, which is called NCF, Okay. which is the how to implement the curriculum, which is a better document I would say, and it is I think whoever has worked on it has done a बहुत अच्छा काम करा है उनने। एंड हर टीचर को वो डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए जिसको बोलते हैं NCF। तो एजुकेशनल सेक्टर में कोई ऐसे बदलाव हैं जो इसके अलावा आप चाहते हैं? आई थिंक
more autonomy to private schools, I would say. And I think also the impression of private schools जो हमारी country में कहीं ना कहीं बन गया है last 10-15 साल में, that somehow private schools are predatory in nature, कि ये कमर्शियल वेंचर्स हैं या ये ऐसा है वैसा है. What people don't realize that बड़े शहरों में schools बनना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, private schools, because there is no support of any kind. आज अगर आप इंदौर की हम बात करते हैं, इंदौर में अगर आप होटल बनाते हैं तो 28% शायद 23% या 28% सब्सिडी है. आप हॉस्पिटल बनाते हैं तो 28% है. आप फैक्ट्री बनाते हैं तो 40% है. अगर आप स्कूल बनाते हैं तो कुछ नहीं है. तो क्या होता है कि हमें समझना ज़रूरी है कि अगर हम प्राइवेट एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बड़े शहरों में जहाँ पे लैंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जैसे कि इंदौर में हो गया है आफ्टर कोविड, वहाँ पे अब स्कूल्स आना बंद हो जाएंगे. स्कूल्स आना बंद हो गए, इसका मतलब जो शहर की डिमांड है एजुकेशन की, वो कुछ स्कूलों पे आके सिमट गई. तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस इज दैट हम और पावर दे रहे हैं स्कूल वालों को क्योंकि इट इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई गैप. तो आई थिंक दैट फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर मेकिंग श्योर कि हर बच्चा अच्छे से एजुकेट हो, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर इज सपोर्टेड by government. through policies by the government. And people should understand that end of the day it's still, आज अगर हमारे बच्ची येल यूनिवर्सिटी जा रही है, हमारे बच्चे कॉर्नेल जा रहे हैं, दे आर गोइंग बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, देयर पेरेंट्स विजन एंड द अपॉर्चुनिटीज गिवन बाय द स्कूल. इसमें से अगर आप स्कूल को हटा दें बीच में से, तो बहुत सारी चीजें इम्पॉसिबल हो जाती है. सही है. अगर आज हमारे बच्चे नेशनल खेल रहे हैं, वो नेशनल खेल रहे हैं, नो डाउट उनका हार्ड वर्क है, पर टीचर की बहुत मेहनत है और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल की अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अगर उसको स्कूल में से हटा दें तो हर बच्चा नेशनल प्लेयर नहीं बन पाता है, हर बच्चा येल यूनिवर्सिटी से 4 करोड़ की स्कॉलरशिप नहीं ला पाएगा. तो इट इज़ अ मिक्स, वी ऑल कम टुगेदर टू मेक द चाइल्ड. इट इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन द स्कूल एंड द पेरेंट. और अगर स्कूल्स आर नॉट सपोर्टेड, देन व्हाट इज़ द, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मैं देखता हूँ दूसरे शहरों में, मेरे जो फ्रेंड्स हैं ये हैं, वो सब एजुकेशन सेक्टर से एग्जिट ले रहे हैं. एंड स्कूल इंडिया में, आई डोंट नो पीपल नो दिस और नॉट, बहुत सारे बाहर के फंड आके स्कूल खरीद रहे हैं, इंडियन स्कूल्स. दे आर बाइंग आउट, जैसे हम होटल्स में बाय आउट देखते हैं या ये देखते हैं. देयर इज अ मेजर बाय आउट हैपनिंग इन एजुकेशन सेक्टर इन दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर एंड इंदौर में भी वो लोग घूम रहे हैं, यूके के ग्रुप्स हैं एंड अदर कंट्रीज के. तो अगर हम हमारे इंडियन स्कूल्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, प्राइवेट स्कूल्स को, देन आई वुड से फ्यूचर इज वेरी ब्लीक. हमारी ही नींव मजबूत नहीं होगी, बिल्कुल, तो फिर डगमगाएगी बिल्डिंग. फॉर एग्जांपल मोइरा सरिया की नींव मजबूत है. यस एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक हमारी पार्टनरशिप जो मौर्या सरिया के साथ थी, हम जब ये कैंपस बना रहे थे तो हम हमारे रिसर्च कर रहे थे एंड वी फाउंड दैट दैट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि स्कूल बिल्डिंग कुछ सालों के लिए नहीं बनती है. आई एम होपफुल दैट मेरी 10 जनरेशन्स यहाँ रहें एंड एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन दे. तो सरिया कौन सा यूज़ करना है बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक मौर्या सरिया इज सर्टिफाइड सरिया जो है हैज़ बिन अ ब्लेसिंग, बिकॉज कंपेयर टू जो हमने CRS सर्टिफिकेशन इनके पास है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट वी चोज मौर्या. एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आज जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें मिला है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मौर्या सरिया दैट वी हैव यूज्ड. यू आर हैप्पी विद दैट? एब्सोल्युटली. देखिए, भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है. देयर आर मोर अदर ब्रांड्स आल्सो. आपने मोइरा सरिया पे ही क्यों भरोसा किया? आई थिंक आई एम ऑल्सो वोकल फॉर लोकल, जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है. एंड वी आर वेरी प्राउड दैट मौर्या सरिया इज फ्रॉम आवर सिटी. एंड मैं तो सबको बोलूँगा कि वी शुड सपोर्ट आवर दिस थिंग एंड क्वालिटी. एंड ऑफ द डे वी वुड नॉट हैव, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्वालिटी पे. एंड मौर्या सरिया गेव अस दैट क्वालिटी एंड दैट अश्योरेंस. एंड हमारा जो हमने चेक भी करा, जो एक केमिकल टेस्ट होता है, जो हम जनरली बिफोर कंस्ट्रक्शन वी डू इट विद एवरीथिंग, हम प्लाई भी टेस्ट करते हैं, हम ये भी टेस्ट करते हैं, हर चीज़ टेस्ट करते हैं. हम जो कंक्रीट यूज़ करते हैं वो भी टेस्ट करते हैं. जो हमने ये केमिकल टेस्ट करा, उसमें सरिया हमें लगा कि मौर्या सरिया's quality is on the superior end of it. And that's why we chose the मौर्या सरिया. ग्रेट. अच्छा, अगर क्वालिटीज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें ही क्वालिटीज़ को जांचना पड़ता है. वो अच्छा स्कूल हो या अच्छा कंस्ट्रक्शन हो. सपना बच्चों का एक अच्छा स्कूल होता है और एक पेरेंट का होता है कि एक सुंदर सा घर बन जाए.
तो उन मजबूत इरादों के साथ जहाँ मोइरा सरिया है, एक बच्चे की नींव को मजबूत करता है एमरल्ड हाइट्स। तो कहीं ना कहीं इट्स माय विजन कि मेरे बच्चे होंगे तो मैं एमरल्ड हाइट में ही भेजने वाली हूँ, अगर हम मध्य प्रदेश इंदौर में रह रहे हैं तो डेफिनेटली वो मैं एक इम्प्रेशन है एमरल्ड हाइट का। जब मैंने पहली बार विजिट किया, मुझे बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी लगी, और आज भी जब मैंने आपकी नई प्रॉपर्टी को देखा, अद्भुत। आपके थैंक यू। 5 साल आगे के क्या विजन है इनको लेकर? सो क्या होता है कि जैसे मैं बोलूँगा जैसे माई लेगेसी, जैसे माई पेरेंट्स लेगेसी वुड बी एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल. आई ऑलवेज थॉट दैट माई लेगेसी विल बी दिस स्कूल बिकॉज मैंने वर्ल्ड के आई थिंक इन लास्ट 14 ईयर्स जो मैंने काम करा है एजुकेशन में, मैंने वर्ल्ड के आई थिंक मोर देन टॉप 100 स्कूल्स विजिट करे हुए हैं. तो जितना मैंने सीखा है उन सब का एक बोलते ना वो समागम है ये स्कूल. इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ व्हाट विजन वी हैव, कि आज यहाँ पे ऐसी कोई लैब नहीं है जो दुनिया के टॉप स्कूल्स में अवेलेबल नहीं, जो यहाँ नहीं होगी. इवन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 बास्केटबॉल, 6 टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, 7 बैडमिंटन, 7 स्क्वॉश कोर्ट्स, शूटिंग रेंज, टेबल टेनिस, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो यहाँ नहीं है. एंड यहाँ का आई थिंक ऑल्सो जो लैब्स यहाँ बनेंगी, जो ऑलरेडी बनना शुरू हो गई हैं, जो लैब्स हमने प्लान करी है, दे आर, आप बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड के टॉप स्कूल्स हैं जहाँ पे मैं बोलूँगा फीस स्ट्रक्चर इज़ 1 करोड़ रुपीज़. एग्जैक्टली ऐसे कुछ स्कूल है स्विट्जरलैंड में जहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए फीस है साल की, जहाँ बच्चे हेलीकॉप्टर से आते हैं. तो वो स्कूल्स ही मैंने विजिट करे हुए हैं. तो उनसे बेटर लैब्स हमारा बनाने का विजन है. एंड एंड ऑफ द डे वी वांट, अगेन एज आई सेड, इट टेक्स अस बैक टू हमारा जो विजन ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन है, कि बच्चा अगर यहाँ पढ़ रहा है तो ऐसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए जो बच्चा कह सके यार मुझे स्कूल में प्रोवाइड नहीं हुई. मैं एक बात कहता हूँ, हमारा एक बच्चा है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वहाँ पे वो पढ़ के वेकेशन में मुझसे मिलने आया 1 साल पढ़ के. तो मैं उससे बात करते ही पूछ रहा था कि ऐसा कैसे करें कि और बच्चे हार्वर्ड में अपने स्कूल के हार्वर्ड में जाएं. तो ये सर एक अपने यहाँ एक प्रॉब्लम है. मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला बच्चे की सर अपने यहाँ इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों को कि यूनिवर्सिटी बच्चे के लिए स्कूल से हट के कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है. राइट. तो स्कूल में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप बच्चों को बोलो कि ये अपॉर्चुनिटीज़ करके 1-2 अपॉर्चुनिटी कोशिश करें ढूंढने की. बट बोले अच्छी चीज़ भी है ये, और एक तरह से बोले वो भी है कि बच्चा जो करना चाहता है स्कूल में कर सकता है. उसको सोशल सर्विस करनी है, उसको फोटोग्राफी करनी है, उसको MUN जाना है, उसको एक्सचेंज पे जाना है, उसको इंटर्नशिप करनी है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो स्कूल प्रोवाइड नहीं कर रहा है. तो आई थिंक व्हेन वी वर रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट, आई थॉट कि ये बंद तो नहीं कर सकते कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे, बट आई डू एनकरेज बच्चों को कि आप आगे सोचो, स्कूल से बियॉन्ड भी सोचो, कि स्कूल तो जो दे रहा है वो दे रहा है, बट दैट इज़ द सेम विजन हम यहाँ लाना चाह रहे हैं, दैट अपॉर्चुनिटी वाइज देयर विल बी नथिंग दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड. सिद्धार्थ, मैंने मेरी साइड से तो सभी पॉइंट्स कवर कर लिए, लेकिन ऐसा कोई मैसेज जो आप जनरेशन को, बच्चों को देना चाहते हैं, गवर्नमेंट को देना चाहते हैं? I think we were talking about Abdul Kalam Saab earlier, and I was two of his quotes I think that resonate with me. उनका एक quote है, to shine like a sun, you need to burn like a sun. So उसका अगर हम मीनिंग करें तो वो होता है कि हार्ड वर्क एंड ऑफ द डे, कि आपको कामयाबी जब भी मिलेगी जब आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली हार्ड वर्क कर रहे हैं. तो बच्चे आजकल की जनरेशन, कभी कभी मैं देखता हूँ या मैं आजकल ऑनलाइन भी देखता हूँ, everyone is talking about wellness, work life balance, एंड काफ़ी सारे पुराने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि ये गलत डायरेक्शन में कंट्री जा रही है. वी हैव विदाउट हार्ड वर्क देयर इज़ नो वेकेशन. सो वर्क लाइफ बैलेंस की बातें हम जब करें जब आप कामयाबी की तरफ पहुंच जाएं. एनी फाउंडर, एनी बिजनेसमैन, आप किसी से पूछें, आज मुझसे अगर आप पूछें एम आई एबल टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, द आंसर इज नो. And I don't think if you're working, if you want to achieve something in life, it is a constant struggle that you will have to achieve work-life balance. I'm not saying ignore your family. आप टाइम बताएं, but it is going to be a struggle. It's never going to be like that कि अरे मैं ये भी कर रहा हूँ और मैं ये भी कर रहा हूँ और मैं ये भी कर रहा हूँ. It's a constant struggle, that it's a constant fight. And I think another quote that I remember is that you need to dream for your dreams to come true. तो सपने देखे, सब बोलते ना सपने देखे, लोग बोलते सपने मत देखो, सपने सच नहीं होते.
बट सपना देखना चाहिए, एंड इफ़ यू हैव अ विजन, इफ़ यू वर्क हार्ड टुवर्ड्स योर विजन, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी. एंड हार्डवर्क अगर आप कर रहे हैं, मैं हमेशा ही देखता हूँ दैट अगर कोई बच्चा हो या अडल्ट हो, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, सक्सेस बहुत टाइम बाद मिलेगी, कभी जल्दी मिल जाएगी. लक प्लेज अ फैक्टर, नो डाउट अबाउट इट. सिचुएशंस प्ले अ फैक्टर, बट अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, इन योर लाइफ यू विल अचीव सक्सेस, ऑब्वियसली इन द राइट डायरेक्शन. बट ऑनेस्ट हार्डवर्क अगर है तो आपको सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी. Our full podcast is depend on like educational sector. पर स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो अल्फा बीटा गामा काम नहीं आता है. एब्सोल्युटली. तो उस पे आपके क्या विजन है? उसी पे वो, जब मैंने आपको स्पोर्ट्स की बात करी थी, तो आज मैं हमेशा बच्चे बोलते कभी नर्वस होते हैं, टेंशन लेते हैं, बच्चों को ये बोलता हूँ कि टेंशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. ऐसा नहीं है कि स्कूल के बाद बंद हो जाएगी, स्कूल के बाद बढ़ना ही है. फिर पीछे देख के बोलोगे अरे यार वो क्या दिन थे जब हम कॉलेज में थे या स्कूल में थे, टेंशन नहीं थी. एंड सो यू हैव टू, आप ये सब जब भी कर पाएंगे जब आप रेजिलेंट बनते हैं. टुडे यू नो बीइंग रेजिलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज से दिस. एंड स्कूल में अगर बच्चा एक्सचेंज पे जाता है, बच्चा स्पोर्ट्स खेल रहा है, बच्चा हार रहा है, खेल रहा है, गिर रहा है, ऑल दैट बिल्ड्स कैरेक्टर, इट बिल्ड्स रेजिलेंस, जो आपको लाइफ में अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स हेल्प करता है. तो दैट फिजिकल एंड मेंटल टफनेस इज विल हेल्प यू लेटर इन लाइफ, व्हाट जो आप स्कूल में गेन करते हैं. एंड दैट बेस्ट वे टू डू दैट इज स्पोर्ट्स, यू नो. So we have covered educational sector, national policies, all the motivation today. It was such a great podcast, Thank you. Siddharth. Thank you. Thank you so much for giving us your precious time. Pleasure is all mine. Thank you. Thank you so much.